अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं द हिंदू का टू गुड टू बी ट्रू, इसका टाइटल है। बिल्कुल बिगिनर लेवल से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड करके और ग्रामर वोकैब को साथ में लेके चलते हुए। तो इस क्लास में आपको सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करना है, इंग्लिश के हर एस्पेक्ट को अटैक करना है। चलिए अब शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। इस क्लास में जो भी सीखोगे ग्रामर वोकैबलरी, इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा, एक ट्राई आप इसको भी दे सकते हैं। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है टू गुड टू बी ट्रू। देखो ये स्ट्रक्चर होती है इंग्लिश में टू टू, पहले वाले में टू डबल हो और बाद वाले में टू सिंगल हो। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टू टू। ये स्ट्रक्चर आपको डिटेल में भी करवाएंगे, पहले इसका मीनिंग समझ लो। इसका मतलब है कोई चीज़ इतनी गुड है, इतनी अच्छी है कि वो सच हो ही नहीं सकती, टू बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बताए कि 5 दिनों में पैसे डबल हो जाएंगे, 5 डेज़ में आप मुझे 100 रुपये दो, 5 दिनों बाद 200 रुपये ले लेना। अब ये स्कीम है ना, सच नहीं हो सकती। ये इतनी अच्छी है, इतनी अट्रैक्टिव है कि इसके सच होने के चांसेस बहुत कम है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर अपनी यूज़ होती है। चलो अब इस स्ट्रक्चर को बाद में समझेंगे, पहले टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कौन सी चीज़ भारत सरकार ने ऐसी लॉन्च कर दी है जिसका सच होना नामुमकिन जैसा है? कह रहा है इंडिया शुड स्टिक टू द प्लान टू बेटर द लाइव्स ऑफ द रोहिंग्या अंटिल देयर रिटर्न होम। कह रहा है इंडिया जो है ना, इसको स्टिक टू करना चाहिए। देखिए स्टिक का मतलब होता है चिपक जाना। फेविस्टिक भी आती है, वो क्या करती है? चिपका देती है। फेविकोल ब्रांड की फेविस्टिक आती है ना। तो कह रहा है इंडिया को जो है स्टिक टू करना चाहिए, चिपक जाना चाहिए। चिपक जाने का मतलब है किसी चीज़ के साथ सख्ती से जो है उसको फॉलो करना चाहिए। और किसको? उस प्लान को, उस योजना को जो है बेटर करने की। अब बेटर यहाँ पे एक वर्ब है, टू बेटर यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है। वो वाला प्लान जो है बेहतर बनाने का, बेटर करने का। और किसको? लाइव्स को, यानी जिंदगियों को। और किसके? रोहिंग्या के। द प्लस में रोहिंग्या, पूरे रोहिंग्या कम्युनिटी की बात कर रहा है। तो इंडिया को उस प्लान से चिपके रहना चाहिए, उस प्लान पे कायम रहना चाहिए। और कब तक कायम रहना है जी? जब तक ऐसा ना हो, अंटिल, जब तक ऐसा ना हो, क्या ना हो? देयर रिटर्न होम, जब तक वो घर पे लौट ना जाए। आगे बात समझ में? पूरा वर्ड फॉर वर्ड इसको अपने ब्रेक कर चुके हैं। इंडिया आपका सब्जेक्ट है, शुड स्टिक टू इसकी वर्ब है। जिस भी चीज़ से चिपकेंगे, जिस भी चीज़ से कायम रहेंगे, अब स्टिक प्लस में टू लगा के बताते हैं। स्टिक विद भी आता है और स्टिक टू भी आता है। ज़्यादा जो टू चलता है, विद कम चलता है। दोनों सही हैं वैसे, है ना, देखने को। चलो अब जल्दी से स्ट्रक्चर को देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है ये। देखो टू टू मैंने आपको बताया था, कोई चीज़ ऐसी हो कि वो हो ही ना सके, है ना, टू प्लस में टू। सबसे पहली चीज़ ध्यान क्या देनी है, यहाँ पे डबल ओ लगाना है, यहाँ पे सिंगल ओ लगाना है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना टू टू, ये बिल्कुल ऐसी है सो प्लस में दैट जैसी। फॉर एग्जाम्पल, दिस ड्रिंक इज़ सो हॉट दैट एनीवन कैन नॉट ड्रिंक इट। ये ड्रिंक इतनी गर्म है, इतनी हॉट है कि कोई भी इसको नहीं पी सकता, मुंह नहीं जलाएगा अपना कोई भी इसको पी के, है ना। तो ये सो प्लस में दैट से जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, सो हॉट दैट एनीवन कैन नॉट ड्रिंक इट, इसी को ही अपने टू टू से बता सकते हैं। आप क्या लिखेंगे? दिस ड्रिंक इज़ टू हॉट। सो की जगह क्या लगा दिया? टू हॉट। और देखो किस काम के लिए हॉट है? पीने के लिए। तो अब यहाँ से पूरा निकाल दो और इसकी जगह लिख दो टू, और लिख दो टू ड्रिंक। दिस ड्रिंक इज़ टू हॉट टू ड्रिंक का मतलब यही है कि ये ड्रिंक बड़ी गर्म है, पी नहीं जा सकती। आ रही है बात समझ में? चलो इतना तो आप सीख गए, दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में चेंज कैसे करना है। अब देखो ध्यान क्या देना है। देखो यहाँ डॉट लगा हुआ था तो यहाँ नोट नहीं आया, बस यही आपको याद रखना है। नोट सिर्फ एक तरफ आएगा दोनों में से। अगर नोट यहाँ लग गया तो सो दैट वाले क्लोज में नोट नहीं आएगा। अगर सो दैट वाले क्लोज में नोट लग गया तो टू और टू के बीच में नोट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन वॉज सो ईजी दैट एवरी वन आंसर्ड इट। सवाल इतना आसान था कि हर आदमी ने इसको आंसर कर दिया, या हर आदमी इसको आंसर कर सकता था, कुछ भी बोल सकते हो इसको, है ना। अब ये देखो सो दैट लग चुका है, सो दैट लग चुका है, नोट इसमें नहीं आया है। अब यहाँ पे नोट आएगा टू टू के साथ। द क्वेश्चन वॉज टू इजी नॉट टू आंसर। सवाल इतना आसान था कि उसको आंसर ना करने का कोई सवाल ही नहीं था, मतलब उसको आंसर तो किया ही जाना था, इतना ईजी क्वेश्चन था। आ रही है बात समझ में? नॉट टू आंसर, ना आंसर करने का कोई गुंजाइश नहीं थी। तो याद रख लेना इसको, इधर नोट तो इधर नहीं, इधर नोट तो इधर नहीं,
2 और 2 के बीच में नोट आएगा, 2 से पहले नोट लगाया जाता है, बाद में कभी भी 2 के नोट नहीं आता। चलो, मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरडोज हो गया होगा आज कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये सब कुछ हम बेसिक्स में कर चुके हैं ग्रामर में। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी चैनल खोलो, होम पेज पे जाओ, प्लेलिस्ट रखी हुई है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 40-45 वीडियोज़ हैं, एसएससी बैंकिंग की पूरी ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल वही जो पेड कोर्स में आप लेते हो, यहाँ पे कवर हो चुकी है। जाओ कवर करके आओ, आर्टिकल पढ़ने में मज़ा आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालें। एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना और उनको एनालाइज करना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ढंग से, उतना ही अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टेस्टबुक.com। रीजन इसका सिंपल सा है, 43,000 मॉक टेस्ट 550 से ज़्यादा एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में आपको मिल जाते हैं। अब इसमें मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, खूब तैयारी का मौका आपको मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में आप अवेल कर सकते हैं, 1 साल के लिए 499 में, 3 सालों के लिए 699 के पैकेज में। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज़ करते हैं YT10, 1 साल का पास आपको मिलता है 400 में और 3 साल का पास मिलता है 460 के अंदर। तो फ़ायदा लेना ना भूलें डिस्काउंट का, कोड यूज़ करें YT10। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास। आ जाओ जी वोकैब पे, 2-3 पुराने 2-3 नए। आज वर्ड्स हैं पुराने, आइसोलेटेड, कैटेगोरिकल, बेविल्डर और प्रोग्राम। 2 नए वर्ड्स लगा दिए हैं, मेक शिफ्ट ऑफ टर्माइट। अब जो मैं पुराने वर्ड्स बोल रहा हूँ आने चाहिए आपको सारे, रोज़ आप क्लास ले रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है सर बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, याद करो अपने आप। आइसोलेटेड, जो आइसोलेटेड हो, जो अलग हो, जो अलूफ हो, सबसे सेपरेटेड, सेक्लूडेड हो, डिटैच्ड हो, है ना। अलग थलग को बोलते हैं आइसोलेटेड। द पुअर फील सोशली आइसोलेटेड इन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। जो गरीब लोग हैं वो फील करते हैं, महसूस करते हैं सामाजिक रूप से अलग थलग एक पूंजीवादी समाज में, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के अंदर। तो ये वर्ड इस तरीके से यूज़ होता है। आज इसका एक एडवांस सिनोनिम है सिक्वेस्टर्ड, ये आर्टिकल में आप देखेंगे, ठीक है। सिक्वेस्टर्ड बहुत एडवांस वर्ड है, बहुत कम देखोगे, लेकिन फिर भी अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। जनरली जो आइसोलेटेड, इंसुलेटेड, अलूफ, यहीं तक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब होता है जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। मैंने आपसे पूछा कल आप पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। अब देखो, अगर आप जवाब ऐसे दोगे ना गोलमोल, हाँ किताब खोली थी, फिर फ़ोन खोला था, फिर मम्मी ने आवाज़ दे दी, तो आप कैटेगोरिकल आंसर नहीं दे रहे हो। कैटेगोरिकल आंसर क्या होता है, या तो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। समझ में आ रही है बात। ऐसे इस वर्ड को कनेक्ट कर लेना। कैटेगोरिकल मतलब जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, जो साफ साफ हो, क्लियर कट हो, जिसमें कोई भी गुंजाइश ही ना हो, है ना, डाउट की। कैटेगोरिकल कह रहा, इसको एब्सोल्यूट, अनइक्विवोकल और अनक्वालिफाइड इसके सिनोनिम है। आज अनइक्विवोकल इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। क्लियर को बोलते हैं अनइक्विवोकल। द पीपल ऑफ द नेशन हैव शोन देयर कैटेगल सपोर्ट टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट। देश के लोगों ने दिखाया है अपना क्लियर कट कैटेगोरिकल सपोर्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए, चुनी हुई सरकार के लिए। अब यहाँ पे अनइक्विवोकल या क्लियर कट भी लिख सकते थे। चलो हो गए वर्ड। आ जाओ नेक्स्ट पे, बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब होता है किसी को पजल करना, ठीक है। ये विल्डर नाम की रूट से बना, चलो फिर कभी बताऊंगा, लंबा हो जाएगा। बिविल्डर का मतलब होता है पजल करना। पजल करना, कन्फाउंड करना, परप्लेक्स करना, बैफल करना, ये सब इसके सिनोनिम है। कन्फाउंड नाम का वर्ड ध्यान कर लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी को चकरा देने के लिए यूज़ किया जाता है। टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग विद अ बिविल्डरिंग पेस। तकनीक जो है डेवलप हो रही है, आगे बढ़ रही है चकरा देने वाली रफ्तार से, बिविल्डरिंग पेस से। आज इस बिविल्डर वर्ड का सिनोनिम है पजल, इसको आर्टिकल में देखेंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड है, नया है, ये पुराना ही है, पोग्राम। इसको प्रोग्राम से मत कनेक्ट कर लेना, प्रोग्राम तो आप समझते ही हो, प्रोग्राम है ना। ये है पोग्राम। पोग्राम का मतलब होता है नरसंहार। और कैसा नरसंहार, जो सोचा समझा हो और किसी रेस के खिलाफ हो, जैसे हिटलर ने किया था जूस के खिलाफ, जैसे चाइना करता है रोहिंग्या मुस्लिम से खिलाफ। समझ में आ रही है बात। पोग्राम तो नरसंहार के सिनोनिम पोग्राम के हैं जिनोसाइड, कार्नेज, ब्लड बाथ एंड एथनिक क्लिनजिंग। एथनिक मतलब एक रेस, एक जाति, क्लिनजिंग मतलब सफाई, किसी रेस का, किसी नस्ल का सफाया कर देना कहलाता है एथनिक क्लिनजिंग, है ना। नरसंहार से सिनोनिम इसका जो मैच होगा। सिविल वॉर्स ऑफन गिव बर्थ टू पोग्राम्स। गृह युद्ध अक्सर जन्म देते हैं नरसंहारों को, ठीक है ना, जिनोसाइड्स को। चलो नया वर्ड है मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट का मतलब होता है जुगाड़। अब देखो जुगाड़ वर्ड अपने दिन में 20 बार यूज़ करते होंगे, है ना, तो ये जुगाड़ वर्ड की जगह ही मेक शिफ्ट यूज़ करना शुरू कर दो आज से, जुगाड़। द रेफ्यूजीज हैव बिन लिविंग इन मेक शिफ्ट टेंट्स फॉर अ ईयर। रेफ्यूजीज जो हैं वो रहते आ रहे हैं एक जुगाड़ वाले टेंट्स के अंदर 1 सालों से। मेक शिफ्ट टेंट समझ गए ना, जुगाड़ करके घर से बनाए हुए टेंट के, तो वो हो गए मेक शिफ्ट टेंट्स।
तो इसको समथिंग टेम्परेरी नेचर भी बोल सकते हैं, प्रोविजनल भी बोल सकते हैं, मेक डू या एक्सपीडियंट भी बोलते हैं। आज ये वर्ड आज आप पहली बार आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है टर्माइट। इसका मतलब होता है हिंदी में दीमक। क्या होता है जी? दीमक। लेकिन ध्यान देना, टर्माइट वैसे कीड़ों को बोलते हैं, मतलब इस वर्ड को अब दीमक के अलावा बाकी कीड़ों से भी एसोसिएट करते हैं। तो अगर आप वैसे एक गाली है टर्माइट, है ना, किसी को कीड़ा मकोड़ा बोलते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में बोल देते हैं टर्माइट हो तुम, टर्माइट। तो टर्माइट को इंसेक्ट बोल दो, वर्मिन बोल दो, ये सब कीड़े मकोड़ों के सिनोनिम है। वैसे स्पेसिफिकली ये वर्ड जो है दीमक के लिए यूज़ किया जाता है। द सोफ़ा वॉज ईटन बाय टर्माइट्स एंड नीडेड रेनोवेशन। सोफ़ा जो है खा लिया गया था दीमक के द्वारा और इसको रेनोवेशन की या मरम्मत की ज़रूरत थी। तो 5-7 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए हैं। चलिए एक समरी आपको दे दें किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में आप जानते होंगे। इनको परसिक्यूट करके सताया गया है और अपनी जान बचा के भागे म्यांमार से। अब म्यांमार से भागे तो कहाँ भागे? इंडिया में आए, बांग्लादेश में गए, पाकिस्तान में गए, यूएई में गए। इंडिया में 40,000 रोहिंग्या आज की डेट में रहते हैं और ये वैसे इलीगली रह रहे हैं क्योंकि लीगली ये भारत के नागरिक नहीं है। अब हुआ क्या, दिल्ली के आसपास बहुत सारे रोहिंग्या बहुत गंदे स्लम्स में रह रहे हैं, बहुत ख़राब जगहों पे। तो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने ये बोला कि इंसानियत के नाते इन रोहिंग्यास को दिल्ली के बाहर पक्के घरों में बसाया जाएगा, सरकारी घरों में। लेकिन जैसे ही इस मिनिस्ट्री का ये बयान आया, हमारी होम मिनिस्ट्री ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सरकार का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि दो मिनिस्ट्रीज़ के बीच में एक सर्कस सी हो गई, एक मजाक सा हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार का जो वोटर बेस है वो कभी भी रोहिंग्यास को घर बना के नहीं रहने देगा। तो ये जो बात है ना घर बनाने वाली, ये टू गुड टू बी ट्रू है, ये इंडिया में होना बड़ा मुश्किल है। तो अब एक ही काम करना चाहिए सरकार को। सरकार का जो प्लान ऑलरेडी है कि रोहिंग्यास को अच्छी ज़िंदगी दी जाए जहाँ पे वो रह रहे हैं, सरकार उससे स्टिक करे और इनके म्यांमार में वापस जाने का इंतजाम करे म्यांमार की सरकार से बात करके। बस आज इसकी यही समरी है। सजेस्ट कर रहा है सरकार को, साथ में सजेस्टिंग के एथिकल टोन है। एथिकल मतलब जो मॉरली है, जो है सही होता है ना, जो आपके मॉरल्स के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से, वो आपको करना है। तो एथिकल टोन में बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समरी थोड़ी सी लंबी हो गई, आ जाओ आर्टिकल पे। कह द अनाउंसमेंट ऑन सोशल मीडिया बाय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट्स डिसीजन to house about 1100 Rohingya migrants now living in makeshift slums। सेंटेंस लंबा लेकिन बहुत आसान है। कह रहे जो अनाउंसमेंट आई है, कौन सी अनाउंसमेंट, कहाँ पे आई है जी? ऑन लगा के बता रहे। अनाउंसमेंट आई है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, है ना। और किसके द्वारा आई है? अब ये बाय लगा के बता रहे हैं, हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, शहरी विकास मिनिस्टर, जिनका नाम है मिस्टर हरदीप पुरी। अब ये मिनिस्टर किसके हैं? ये मिनिस्टर हैं, ऑफ लगा के बता रहा है, मोदी गवर्नमेंट के डिसीजन का। ये अनाउंसमेंट किसकी है? एक्चुअल में अनाउंसमेंट के लिए ऑफ लगा रहा है। कह रहे ये अनाउंसमेंट है, ऑफ लगा के बता रहा है, मोदी गवर्नमेंट के डिसीजन की, उनके फैसले की। फैसला किसका है? फैसला है हाउस करने का, घर देने का। हाउस करना मतलब किसी को रहने की जगह देना। तो घर देने का लगभग 1100 रोहिंग्या माइग्रेंट्स को, रोहिंग्यास जो है मुस्लिम्स को, जो इंडिया में आए हुए हैं। और कौन से मुस्लिम्स हैं जी? ये कौन से रोहिंग्याज हैं? ये वो रोहिंग्याज हैं जो लिव कर रहे हैं, जो रह रहे हैं जुगाड़ वाले स्लम्स में, मेक शिफ्ट स्लम्स में। प्रॉपर झोपड़पट्टी भी नहीं है, जुगाड़ की तरह से बनाई हुई है। अब देखो यहाँ पे ये कहाँ पे इनको मूव करेंगे, हाउस कहाँ करेंगे? अब देखो कॉमा यहाँ ख़त्म हो गया। हाउस करेंगे फ्लैट्स में, और वो फ्लैट्स विद एमिनिटीज़ इंस्टेड, जिनमें बजाय थोड़ी सी एमिनिटीज़ भी होंगी। एमिनिटी का मतलब है रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली। कह रहा है ये जो अनाउंसमेंट है ना इस तरह की, कह रहा है दिस अनाउंसमेंट प्रूव्ड टू बी टू गुड टू बी ट्रू। ये अनाउंसमेंट निकल करके आई, साबित हो गई कि ये इतनी बड़ी है, इतनी अच्छी है कि ये सच कभी हो ही नहीं सकती। सेंटेंस समझ में आ गया? स्ट्रक्चर तो आप ऑलरेडी जानते ही हो। अनाउंसमेंट आई थी सोशल मीडिया पे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी के द्वारा। अनाउंसमेंट थी मोदी गवर्नमेंट के डिसीजन की, जो था घर देने का, हाउस करने का 1100 रोहिंग्या माइग्रेंट्स को, जो अभी रह रहे हैं जुगाड़ वाले स्लम्स के अंदर। अब ये घर कहाँ देंगे? घर देंगे फ्लैट्स में। और कहाँ पे? वो फ्लैट्स जिनमें एमिनिटीज़ लगी हुई हैं, बजाय झोंपड़पट्टी के, उनमें सब कुछ अंदर मिलेगा। कह रहा है ये अनाउंसमेंट जो है प्रूव्ड हो गई, साबित हो गई कि ये इतनी बड़ी अनाउंसमेंट है कि सच कभी भी नहीं हो सकती। अनाउंसमेंट सब्जेक्ट है, प्रूव्ड इसकी वर्ब है। मेक शिफ्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जुगाड़ के लिए, जुगाड़ू, टेम्प्रेरी, प्रोविजनल या मेक डू। एमिनिटीज़ का मतलब होता है फैसिलिटीज़, है ना, घर में जो होती है सारी एमिनिटीज़। चलो और आगे बढ़े। आर्टिकल बहुत सिंपल है, जस्ट मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ना, उसी तरीके से कोशिश करो। कह रहा है विद इन आवर्स मिस्टर पुरी वॉज काउंटेड बाय द होम मिनिस्टर्स ऑफिस। कह रहा है कुछ ही घंटों में, विद इन आवर्स,
मिस्टर पुरी जो थे उनको काउंटर किया गया। काउंटर करने का मतलब होता है किसी की बात को काट देना। तो मिस्टर पुरी की बात को काटा गया, और किसके द्वारा? होम मिनिस्टर के ऑफिस के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। अब इसने क्या किया जी गृह मंत्रालय ने? कह रहा विच डिनाइड एनी सच इंटेंशन। कह रहा जिसने डिनाई कर दिया, मना कर दिया ऐसी किसी भी इंटेंशन को, ऐसी किसी भी इरादे को। होम मिनिस्टर ने यही बोला कि ऐसा भारत सरकार का कोई भी इरादा नहीं है जो मिस्टर पुरी बोल रहे हैं। अब कह रहा है आगे क्या हुआ? आगे कोमा लगा के बता रहा है, इंस्टेड टर्निंग देम इलीगल फॉरेनर्स। कह रहे बजाय इसके, ये जो अनाउंसमेंट आई ना, जिन्होंने इसने मना किया कि ये इंटेंशन नहीं है, ये ऐसे मना किया बजाय टर्म करते हुए, नाम देते हुए, ब्रांड करते हुए इन लोगों को इलीगल फॉरेनर्स, ऐसे फॉरेनर्स जो भारत में गैर कानूनी बसे हुए हैं। स्ट्रक्चर थोड़ी सी अजीब सी है पर आसान है। मिस्टर पुरी ने काउंटर किया, मिस्टर पुरी को काउंटर किया गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा। होम मिनिस्ट्री वो थी जिसने डिनाई कर दिया ऐसी इंटेंशन को, और ये डिनाई कब किया? टर्म करते हुए, बजाय सारी चीज़ के टर्म करते हुए, नाम देते हुए इन लोगों को इलीगल फॉरेनर्स का। सब्जेक्ट वर्ब मिला लेते हैं। पुरी साहब की वर्ब है काउंटेड, विच आया है होम मिनिस्टर्स ऑफिस के लिए, इसकी वर्ब है डिनाइड। तो विच को अपने ग्रीन कलर दे दें फटाफट से, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे इसको कहाँ गया, इसको अपने ग्रीन कलर दे देते हैं। चलो ठीक है। और बाद में क्या है? टर्मिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब दो काम एक साथ होते हैं। टर्म का मतलब होता है किसी को कोई नाम देना, है ना। आगे बढ़े। कह रहा है इट सेड, नाम देना तो समझते हो ना, जैसे सचिन तेंदुलकर को टर्म किया जाता है मास्टर ब्लास्टर, है ना। अमिताभ बच्चन को टर्म किया जाता है बॉलीवुड का बादशाह। तो टर्म देने का मतलब यही होता है किसी को कोई नाम देना। कह रहा है इट सेड द प्लान वॉज टू कीप दैम सिक्वेस्टर्ड इन देयर प्रेजेंट होम्स। अब देखो इट आया इस मिनिस्ट्री के लिए, होम मिनिस्टर के ऑफिस के लिए। कह रहा है अमित शाह की मिनिस्ट्री का ऐसा कहना था। क्या कहना था? कि जो प्लान था वो ये था, वॉज, कि इन लोगों को कीप किया जाए, रखा जाए। और कहाँ रखा जाए? सिक्वेस्टर्ड। अब ये वर्ड देख चुके हो आप, आइसोलेटेड, सेपरेटेड, अलूफ, है ना, डिटैच्ड। तो कह रहे प्लान यही था कि इन लोगों को अलग थलग रखा जाए, समाज में ना मिलने दिया जाए। और कहाँ पे रखा जाए? अपने ही घरों में, इन देयर प्रेजेंट होम्स, जिन घरों में वो आज की डेट में रहते हैं। आगे कह रहा विच वुड बी डेजिग्नेटेड एज डिटेंशन सेंटर्स वाइल द गवर्नमेंट कंटिन्यूड एफर्ट्स टू डिपोर्ट देम टू म्यांमार। कह रहे जो कि ये होम्स वो हैं जिनको वुड बी डेजिग्नेटेड, पैसिव वॉइस में डेजिग्नेट किया जाएगा। डेजिग्नेट करना मतलब उपाधि देना, है ना। ये टर्म करने जैसा ही है, उपाधि देना, नाम देना, डेजिग्नेट करना एक ही बात है। कह रहे जो कि डेजिग्नेट किए जाएंगे, और कैसे? डिटेंशन सेंटर के तौर पे। डिटेंशन सेंटर मतलब एक तरह की जेल। और कह रहा कब? जबकि या वाइल सरकार जारी रखती है अपने एफर्ट्स को, कोशिशों को डिपोर्ट कर देने की, वापस भेज देने की इन लोगों को म्यांमार की तरफ। तो इन्होंने यही बोला होम मिनिस्ट्री ने, कोई बसाना वसाने का काम नहीं होगा, इनको यहीं रखेंगे, अलग रखेंगे समाज से, और इनको धीरे धीरे करके जहाँ से ये आए हैं वहाँ पे भिजवाने की कोशिश करेंगे। इट की वर्ब है सेड, प्लान की वर्ब है वॉज, विच की वर्ब है वुड बी डेजिग्नेटेड। विच आया है प्रेजेंट होम्स के लिए। सिक्वेस्टेड का मतलब आप जानते हैं अलग थलग, सेपरेटेड, अलूफ। गवर्नमेंट की वर्ब है कंटिन्यूड। डिपोर्ट करना क्या होता है? किसी को उसकी जहाँ से आया वहाँ वापस भेज देना उस कंट्री में। इसको एक्स्ट्राडाइट करना भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यारोपण। इसी से एक्स्ट्राडिशन वर्ड बनता है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी बंदी प्रत्यारोपण संधि। जैसे किसी कंट्री के साथ अपनी ट्रीटी हो कि हमारा कोई मुजरिम तुम्हारे यहाँ आए तो उसको पकड़ के तुम यहाँ ले आना, है ना, तो इसको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बोलते हैं, डिपोर्टेशन ट्रीटी भी। चलो आगे बढ़े। कह रहा है द अनाउंसमेंट इट सेल्फ वॉज पजलिंग। कह रहा है ये अनाउंसमेंट जो थी ना, अब कौन सी? हरदीप पुरी वाली। कह रहा है पुरी साहब की जो अनाउंसमेंट थी वो अपने आप में ही पजलिंग थी। पजलिंग कैसे थी अब देख लेते हैं। पजलिंग देख लेना, जो आपको पजल करे, बिल्डर करे, कन्फाउंडिंग, परप्लेक्सिंग, बिल्डरिंग, इसके सिनोनिम्स है। अब वो पजलिंग ऐसे थी, मिस्टर पुरी इज अ सीनियर मिनिस्टर एंड एन एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट एंड हिज स्टेटमेंट वॉज अनइक्विवोकल। कह रहे पुरी साहब कोई ऐसे वैसे आदमी तो है नहीं है, ये एक सीनियर मिनिस्टर हैं और एक एक्सपीरियंस डिप्लोमेट हैं। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है डिप्लोमेसी में बड़ा एक्सपीरियंस वाला है। और कह रहे हैं इनकी जो स्टेटमेंट है ना वो अनइक्विवोकल थी, कैटेगोरिकल थी, क्लियर कट थी, क्या थी? साफ साफ सुथरी थी। आगे बात समझ में। पुरी साहब की वर्ब है इज, स्टेटमेंट की वर्ब है वॉज। डिप्लोमेट मतलब कूटनीतिज्ञ, आप जानते हैं डिप्लोमेसी करने वाले। अच्छा, अनइक्विवोकल ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, साफ सुथरे को बोलते हैं, एकदम क्लियर कट को अनइक्विवोकल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही वर्ड्स क्विज में पूछूंगा मैं, वहाँ पे फिर सोचोगे अनइक्विवोकल क्या होता है। इक्वी मतलब बराबर, वोकल मतलब बोलना।
जब आप बराबरी की बात कर देते हो, हाँ भी बोल देते हो ना भी बोल देते हो, तब आप इक्विवोकल होते हो, मतलब आप तब टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे हो। आप बोल रहे हो हाँ जाऊँगा शायद ना भी जाऊँ, है ना, इक्विवोकल बातें कर रहे हो, बराबरी की बातें कर रहे हो। लेकिन जब आप अनइक्विवोकल हो जाते हो तब आप एक ही जवाब देते हो, क्लियर कट जवाब होता है, इसलिए अनइक्विवोकल को बोलते हैं क्लियर कट। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है नॉट ओनली डिड ही से दैट द प्लान वॉज टू मूव द माइग्रेंट्स फ्रॉम स्क्वेलर टू अपार्टमेंट्स बिल्ट फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या EWS। कह रहे ना केवल नॉट ओनली, हुआ क्या कि ना केवल उन्होंने ऐसा कहा, अब ये ही कौन है, ये अमित शाह नहीं है, ये हरदीप पुरी हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। कह रहे ना केवल पुरी साहब ने ये कहा, क्या कहा भाई, दैट वो ये कि जो प्लान था वो था वॉज कि इनको मूव किया जाए, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए, और किनको, इन माइग्रेंट्स को। अब देखो मूव कहाँ से करना है, फ्रॉम स्क्वेलर्स टू अपार्टमेंट्स, स्क्वेलर से अपार्टमेंट्स तक। स्क्वेलर का मतलब होता है दरिद्रता, ठीक है, इसको मलिनता भी बोलते हैं हिंदी में, है ना, इस वर्ड को भी ब्रेक करके बता दूंगा। कह रहा है इन्होंने, पुरी साहब ने ये ना केवल ये कहा कि इनको स्क्वेलर से अपार्टमेंट्स में लगाया जाएगा, मलिनता से घरों में लाया जाएगा, और वो अपार्टमेंट्स जो बिल्ड होते हैं, बनाए गए होते हैं फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, हमारे जो EWS सेक्शन है उनके लिए। कह रहा है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की आउटस्कर्ट्स पे, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है दिल्ली के बाहर का दूर दराज का इलाका। कह रहा है ना केवल ऐसा हुआ, अब आगे क्या हुआ, कह रहा है बट दैट दे वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ एंड प्रोटेक्शन बाय द दिल्ली पुलिस, बल्कि ये भी कह दिया उन्होंने कि ये उनको ये भी मिलेगा, वो ये भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, फैसिलिटी और प्रोटेक्शन दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब देखो यहाँ डैश लगा के बता रहा है, M डैश, इस पूरी बात के लिए। कह रहे प्रूफ ऑफ हाउ इंडिया हैड ऑलवेज वेलकम्ड रेफ्यूजीज, कह रहे यही प्रूफ है, यही सबूत है कैसे इंडिया ने हमेशा से वेलकम किया है अपने यहाँ के रेफ्यूजीज़ का। तो पास्ट अपना हिस्ट्री तो ऐसी है ना, आर्यन से लेकर के पारसी तक इंडिया में ऐसे ही आए थे, हमने सबको वेलकम किया, तो उसी चीज़ का प्रूफ देते हुए पुरी साहब ने भी बोला इनको बसाएंगे। चलो अब इसको अपने फटाफट ब्रेक करेंगे सेंटेंस को। ही की वर्ब है डिड से। अब ये डिड और से अलग अलग कैसे हो गया, ये डिड पहले कैसे आ गया, से बाद में कैसे आ गया, तो बेसिक्स कर चुके हो या नहीं कर चुके हो, एक बार खुद से कोशिश करो, फिर ये कॉन्सेप्ट आपको मैं करवाता हूँ। प्लान की वर्ब है वॉज, दे की वर्ब है वुड ऑल्सो भी प्रोवाइडेड, दे आया है इन रेफ्यूजीज़ के लिए। इंडिया की वर्ब है हैड वेलकम्ड, इंडिया वेलकम कर चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना, पास्ट का भी पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो अब पहले स्क्वेलर को देख लो। स्क्वेलर का मतलब होता है फिल्थ एंड पॉवर्टी, अगर इसको एक फ्रेज में बताना चाहे, फिल्थ मतलब गंदगी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, गंदगी और गरीबी के मिश्रण को बोलते हैं स्क्वेलर। इसको आप स्लम, झुग्गी झोपड़ी, है ना, ये सब भी बोल सकते हो, झोपड़पट्टी, हिंदी में इसको बोलते हैं मलिनता। चलो अब इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ फटाफट से। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है नेगेटिव एडवर्ब जब भी एक क्लोज की बिगिनिंग में आ जाएंगी तो वो इन्वर्जन को कॉज करती हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जो अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाएं तो इन्वर्जन करवा देंगी, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाएगा। अब आपका काम क्या है, इन सारी एडवर्ब्स को दिमाग में बैठाना। ये कितनी है, 10 से 12। मैं इनका स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ। बेसिक ग्रामर पार्ट नंबर 20 या 21 में ये आपको डिटेल में करवाया हुआ कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव एडवर्ब हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी बेसिक्स आप पूरे करोगे तभी ये चीज़ें बैठ पाएंगी। अब देखो इनकी कहानी ये है कि कभी भी शुरू में आ जाएं तो हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ ले लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस सेंटेंस में ऐसा कर दें अपने, वी हैव नेवर बंक्ड अ सिंगल क्लास इन द कॉलेज, हमने कभी भी बंक नहीं किया है एक सिंगल क्लास को कॉलेज के अंदर। बंक करना तो समझते हैं ना भाई, क्लास की नहीं और चले गए घूमने, कहीं मूवी देखने, है ना, कभी डेट पे, तो हमने कभी भी कॉलेज में सिंगल क्लास बंक नहीं की है। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही इस नेवर नाम के नेगेटिव एडवर्ब को मैं यहाँ से उठाऊँ और उठा करके सेंटेंस की शुरुआत में ले आऊँ, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब इस मामले में आपको करना पड़ेगा इन्वर्जन। और क्या होगा इन्वर्जन, आप क्या करेंगे सर, हैव को उठाएंगे और यहाँ से उठा के आप रख देंगे यहाँ पे, नेवर हैव वी बंक्ड अ सिंगल क्लास इन द कॉलेज। समझ में आ गया नेगेटिव एडवर्ब की कहानी। तो ये एडवर्ब आपको याद कर लेनी है, ये एडवर्ब याद कर लेनी है, और बार बार आपको आपके पढ़ाई लिखाई जो करते हो, रीडिंग करते हो, उसमें ये मिलेंगी। नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐसी होती हैं सारी, है ना। तो अब यहाँ पे भी वही हुआ है, देखो नॉट ओनली शुरू में आ रहा था, नॉट ओनली शुरू में आ रहा था, तो डिड को हमने बाहर निकाल लिया, ही सेड की जगह लिख दिया डिड ही से। अब ये बाकी के दोनों सेंटेंस सभी लोग सही करेंगे, नो वेयर को
नोवेयर को भी मैं शुरू में उठा के ला रहा हूँ और हार्डली को भी मैं शुरू में उठा के ला रहा हूँ। सब लोग इनको सही करके लिखो कमेंट्स में, कोशिश करोगे लिखोगे तभी दिमाग में बैठेंगे। ये सब फॉर्मूले तो लिखे हुए हैं किताबों में, 200 रुपये की किताब आती है, सारा सिलेबस हो जाता है उसमें, लेकिन किताब पढ़ना और उसको याद करना, अप्लाई करना पेपर में, ये ज़रूरी होता है ना। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन कोशिश किया करो जितना अपने प्रैक्टिस में ला सको। तो बाकी के दोनों सेंटेंस सही करके डालना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, कहाँ गया, यहाँ था ना डिटेल्स। कह रहे द डिटेल्स मिस्टर पुरी शेयर्ड as well as documents from 2021 showed that the government had indeed been considering moving। अब देखो इसमें एक नया ट्विस्ट आया। होम मिनिस्ट्री ने बोला कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन प्लान तो था, है ना। ट्विस्ट यही है। कह रहे जो डिटेल्स है ना, कहाँ गया, जो डिटेल्स हैं जिनको पुरी साहब ने शेयर किया, और साथ ही साथ एज वेल एज, साथ ही साथ उन कागजात को, डॉक्यूमेंट्स को जो 2021 के थे। कह रहे ये डिटेल्स ने और कागजात ने ये शो दिखाया, हमें शो किया दैट वो ये कि जो हमारी सरकार है द गवर्नमेंट हैड इंडीड बिन कंसिडरिंग, वास्तव में इंडीड कंसिडर कर रही थी, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बिन कंसिडरिंग। और क्या कंसीडर कर रही थी, मूविंग द रोहिंग्या, रोहिंग्यास को मूव करना। तो इस बात पे विचार तो वास्तव में चल रहा था कि रोहिंग्या को यहाँ से उठा के कहीं और लगाया रखा जाए। अब ये रोहिंग्यास कौन है सर, ये वो हैं हु लिव ऑन लैंड डोनेटेड बाय एन इस्लामिक चैरिटी। कह रहे वो लोग हैं जो लिव करते हैं एक लैंड पे जिसको डोनेट किया गया एक इस्लामिक चैरिटी के द्वारा। और कब हुआ ये सब काम, आफ्टर देयर प्रीवियस होम्स वर बर्न्ड डाउन, जब उनके पुराने घर थे जो बर्मा में, उनको बर्न डाउन कर दिया गया था, उनको जला करके खाक कर दिया गया था। शायद इनके प्रीवियस होम्स दिल्ली में भी होंगे, है ना, कुछ घटना हुई होगी, मैं भी इससे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, देख लेना आप। कहीं इनके घरों को जला करके खाक किया गया है, शायद बर्मा में या शायद दिल्ली की बात ये कर रहा है। चलो अब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं सेंटेंस की। डिटेल्स की वर्ब है शोड, पुरी साहब की वर्ब है शेयर्ड, बीच में दैट आ रहा है जिसको ओमिट किया गया, डिटेल्स दैट मिस्टर पुरी शेयर्ड, है ना। गवर्नमेंट की वर्ब है हैड बीन कंसीडरिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। हु की वर्ब है लिव, हु आया रोहिंग्या के लिए, द रोहिंग्या मतलब सारे रोहिंग्या कम्युनिटी की बात कर रहा है, इसलिए इसकी वर्ब भी प्लूरल है। जब भी द लगा करके किसी कम्युनिटी की बात की जाए, कॉमन प्लूरल नाउन बनाया जाए, तो उसकी वर्ब हमेशा प्लूरल होती है ना। तो द रोहिंग्या हु लिव, लिव्स नहीं लिव। अच्छा, होम्स की वर्ब है वर बर्न डाउन, पैसिव वॉइस के अंदर। अब एक कॉन्सेप्ट और करना है, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको, कंसीडरिंग, मूविंग, गलती सी कर दी इसने आज। वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म दो एक साथ कैसे आ सकती हैं, आ सकती हैं क्या, बिल्कुल आ सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट है वर्ब प्लस में वर्ब के आईएनजी फॉर्म का। इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, अगर उनके बाद दूसरी वर्ब आएगी तो आएगी वर्ब के आईएनजी फॉर्म में। अब ये वर्ब्स का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ठीक है। सारी वर्ब्स हैं, कंसीडर, अवॉइड, रिज्यूम, फिनिश, माइंड, एंजॉय, है ना। याद करनी पड़ेंगी, 20 ही वर्ब्स हैं, इनको याद कर लो। इनके बाद में अगर दूसरी वर्ब लगानी है तो किस में लगाओगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। सब कुछ पका पकाया लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ ना, इसका 50% आप कर लो ना, तो किसी एग्ज़ाम में नहीं रोको। चलो आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। ये अपने मेरे ख्याल से किस वीडियो में किया, शायद 18 नंबर वीडियो में किया होगा, वर्ब वाली में। आगे, अच्छा ये समझ गए ना कॉन्सेप्ट। यहाँ भी वही हुआ है, कंसीडर वर्ब है, इसके बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ा, कंसीडर अपने बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म लेगा। आगे कह रहा है देयर हैज़ बीन some suggestion that the ruling party faced backlash from its supporters। अब बता रहा है ट्विस्ट ये है कि होम मिनिस्ट्री ने क्यों ऐसा बोला, कोई इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन तो थी, प्लान तो बने हुए थे। कह रहा है ऐसा भी सजेशन रहा है, ऐसी भी हिंट रही है दैट वो ये कि जो रूलिंग पार्टी है, सत्ता में काबिज बीजेपी, इसने फेस किया कोई बैकलैश को। बैकलैश का मतलब होता है एडवर्स रिएक्शन। आपने कुछ कहा, सामने वाले ने आपको भी गाली दे दी, तो ये बैकलैश है आपके कहने की। एडवर्स रिएक्शन को इन्होंने फेस किया, और कहाँ से, अपने वोटर बेस से, अपने सपोर्टर्स से। अब जिसमें कौन सी चीज़ शामिल है, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग अ स्टर्न प्रेस स्टेटमेंट फ्रॉम द विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद, जिसमें शामिल है एक कड़ी सी, एक स्टर्न सी, स्ट्रिंजेंट सी प्रेस स्टेटमेंट विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। कह रहा एंड इट वुड बी अनफॉर्चुनेट इफ़ दैट वॉज द प्रिंसिपल। कह रहा है और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होगी, बड़ी ही
अफसोस भरी बात होगी अगर यही प्रिंसिपल था, अगर यही मेन कारण था, मेन कॉज था, और किसके पीछे, बिहाइंड व्हाट अपीयर्स टू बी अ रिवर्सल ऑफ पॉलिसी, उस चीज़ के पीछे, बिहाइंड जो दिखाई देती है, अपीयर होती है, व्हाट अपीयर्स एक रिवर्सल, एक यू टर्न सरकार की पॉलिसी का, सरकार के नियमों का। तो सरकार अगर 21 में बना रही थी घर, सोच रही थी, तो 22 में होम मिनिस्ट्री ऐसा बोल रही है कि नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ तो सरकार ने पॉलिसी पे यू टर्न मारा है ना। तो यही सजेशन है कि विश्व हिंदू परिषद से जो इनको आया है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसा कैसे है ना, तो उसके बाद ही सरकार ने सोचा होगा अब यू टर्न मार लेते हैं, वोटर बेस नाराज ना हो जाए। चलो जी, सजेशन की वर्ब है हैज़ बिन, रूलिंग पार्टी की वर्ब है फेस्ड, इट की वर्ब है वुड बी, व्हाट की वर्ब है अपीयर्स, दैट की वर्ब है वॉज। मिलाते रहना ये ज़रूरी है ना। चलो, और कुछ है नहीं। स्टर्न का मतलब होता है कड़ा, यानी कि बड़ा ही, समझ गए ना, रिगरस। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है ऑन ब्रॉडर टर्म्स द रोहिंग्या हाउसिंग इशू सीम्स टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लैश बिटवीन द मोदी गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी कमिटमेंट्स एंड इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब यही बता रहा है कि मोदी गवर्नमेंट कितनी मजबूर हो गई है ना, इस पूरे मामले में अच्छा चाहती है रोहिंग्यास के लिए, लेकिन अपना वोटर बेस नाराज़ नहीं कर सकती। कह रहा अगर ब्रॉडर टर्म्स में देखा जाए, मोटे तौर पे देखा जाए, तो क्या कि रोहिंग्या का जो हाउसिंग इशू है ना, ये सीम्स होता है, दिखाई देता है। और क्या होता हुआ, टू बी होता हुआ, टू बी का मतलब है होता हुआ, ये दिखाई देता है होता हुआ एक एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण। और किसका, उस क्लैश का, उस झड़प का, उस लड़ाई का जो है दो चीज़ों के बीच। पहली चीज़ बता रहा है बिटवीन लगा के, मोदी सरकार के फॉरेन पॉलिसी कमिटमेंट्स, जैसी बातें मोदी सरकार फॉरेन कंट्रीज़ के सामने करती है, तो एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ बता रहा है ऑन एंड लगा के इसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जैसी पॉलिटिक्स मोदी की सरकार घर में करती है। तो इन्हीं दोनों के बीच में क्लैश है। इंटरनेशनल स्टेज पे तो हम बोलते हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करना चाहेंगे, लेकिन घर में पॉलिटिक्स कुछ और चलती है, और इन दोनों के बीच में क्लैश है। उसका एग्जांपल है रोहिंग्या हाउसिंग इशू। इसकी वर्ब होगी सीम्स, क्लैश का मतलब है झगड़ा, लड़ाई, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। आगे बढ़ो। कह रहा है ऑल्दो एज मिस्टर पुरी ट्वीटेड, इंडिया हैज़ रिस्पेक्टेड एंड फॉलोड द 1951 यूएन कन्वेंशन ऑफ रेफ्यूजीज़। कह रहा है ऑल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि। इसको इवन दो या दो या वाइल भी बोलते हैं। कह रहा है वाइल, ऑल्दो या हालांकि मिस्टर पुरी ने ट्वीट किया था, क्या किया था कि इंडिया ने रिस्पेक्ट किया है और फॉलो किया है, इंडिया रिस्पेक्ट और फॉलो करता आ रहा है 1951 के यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ के उस कन्वेंशन को, उस नियम को, उस संधि को, जो है रेफ्यूजीज़ को लेकर के। कह रहा है अब देखो डैश से डैश के बीच में, इट इज़ नॉट अ सिग्नेटरी, हम उसकी संधि को साइन करके नहीं बैठे हैं, हम फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऑफिशियली रेफ्यूजीज़ का जो कन्वेंशन है उसको हमने साइन नहीं किया है। कह रहा ऐसा पुरी साहब ने ट्वीट किया। फिर हुआ क्या, अब देखो हालांकि ऐसा हुआ ये, फिर भी मिस्टर मोदी कलीग्स सच एज होम मिनिस्टर अमित शाह हैव फ्रीक्वेंटली डिग्रेडेड द कन्वेंशंस। मोदी साहब के जो कॉलीग्स हैं, कॉलीग्स का मतलब क्या होता है, सहकर्मी, तो इनके जो सहकर्मी हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने फ्रीक्वेंटली, अक्सर डिग्रेड किया है, डिफेम किया है, इन्होंने, समझ गए ना, डिसरिस्पेक्ट किया है इन कन्वेंशंस को, इन संधियों को। तो पुरी साहब क्या बोलते हैं, हम तो यूएन की संधि को बड़ा अच्छे से सम्मानित करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, फॉलो भी करेंगे, साइन भले ही ना किया हो, लेकिन हमारे मन में इसके लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन हमारे अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, मोदी के जो कलीग्स हैं मोदी सर के, तो इन्होंने फ्रीक्वेंटली इन कन्वेंशंस को डिग्रेड किया है। अब वो डिग्रेडेशन की कहानियाँ बता रहे हैं। कह रहे रेफरिंग टू माइग्रेंट्स एज टर्माइट्स, ये हुआ है रेफ़र करते हुए इन माइग्रेंट्स को दीमक के तौर पे। तो इनको एक दो बार दीमक बुलाया गया होगा कहीं पे, है ना, बोला होगा ये दीमक है। फिर कैसे, स्टेटिंग इन पार्लियामेंट दैट इंडिया वुड नेवर एक्सेप्ट द रोहिंग्या, स्टेट करते हुए पार्लियामेंट में इस चीज़ को कि इंडिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा रोहिंग्या मुस्लिम्स को। कह रहा एंड even violating the UN principle of non-refoulement by deporting a Rohingya woman to Myanmar this year। कह रहा है यहाँ तक कि वायलेट करते हुए, उल्लंघन करते हुए यूएन के प्रिंसिपल का, जो है नॉन रिफॉलेमेंट का। अब ये आपको बता देंगे क्या प्रिंसिपल होता है। तो ये नॉन रिफॉलेमेंट के सिद्धांत को भी वायलेट करते हुए, और ये वायलेट किया था डिपोर्ट करके, वापस भेज करके एक रोहिंग्या वुमेन को, और कहाँ पे, म्यांमार में इस साल। तो इस तरीके से हमने कन्वेंशंस को डिग्रेड किया है मोदी साहब के कलीग्स ने। रिफरिंग, स्टेटिंग और वायलेटिंग तीनों प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब इन्होंने डिग्रेड किया तब ये भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, और ये भी कर रहे थे।
अब इसमें देखने वाली चीज़ें देख लो फटाफट से। नॉन डिफॉल्मेंट, इसका मतलब होता है किसी आदमी को जो अपनी जान बचा के आपके घर में आया हो, उसको आप कभी भी उसके घर वापस जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, है ना। आप किसी रोहिंग्या मुस्लिम को वापस बर्मा नहीं भेजेंगे, आपको पता है वहाँ जाते ही इसको काट देंगे, है ना। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिफॉल्मेंट बोलते हैं, यूएन बोलता है इसको सब कंट्रीज फॉलो करें। और कुछ देखने वाला है नहीं। टर्माइट मैंने आपको बता दिया ना, दीमक को बोलते हैं, कीड़ों मकोड़ों या वर्मिन को। कह रहा द ट्रीटमेंट ऑफ द रोहिंग्या हु फ्लड इन इंडिया या टू इंडिया इन 2012 एंड 2017 आफ्टर स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लिनसिंग। कह रहा है जो ट्रीटमेंट है ना, जो बर्ताव है, और किसके साथ में, द रोहिंग्या कम्युनिटी के साथ में। कौन सी कम्युनिटी है ये, जो फ्लड की, फ्लड का मतलब है फ्ली की सेकंड फॉर्म है, फ्ली मतलब जान बचा के भागना, तो जो जान बचा के भागी थी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ फ्लड करके इंडिया की तरफ 2012 में भी और 2017 में भी, 17 में भी। और ये सब कब हुआ था, जब एथनिक क्लिनजिंग करवाई गई थी, जो स्पॉन्सर्ड थी स्टेट के द्वारा। बर्मा राज्य की सरकार ने ही स्पॉन्सर किया था ऐसी जिनोसाइड को, नरसंहार को। कह रहा है ये जो ट्रीटमेंट है ना, हैज़ ऑल्सो बिन फार फ्रॉम द गवर्नमेंट्स मच टाउटेड स्लोगन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। ये ट्रीटमेंट भी रही है, हैज़ ऑल्सो बीन, क्या रही है, बहुत दूर रही है, बहुत फार रही है सरकार के ज़्यादातर मच टाउटेड स्लोगन से। स्लोगन मतलब नारा, टाउटेड मतलब एडवर्टाइज्ड। तो जिस स्लोगन को सरकार हमेशा टाउट करती है बार बार, कह रहा है वो स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम का। अब इसका मतलब आप सब जानते हैं जो हिंदी समझते होंगे। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है इंडिया का यही कल्चर है कि पूरी दुनिया ही हमारा कुटुंब है, यानी फैमिली है। वसुधा मतलब धरती, कुटुंब का मतलब फैमिली। तो हर आदमी हमारी फैमिली है, चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, सबका यहाँ पे वेलकम है। चलो, ट्रीटमेंट की वर्ब है हैज़ ऑल्सो बीन, हु की वर्ब है फ्लड, एथनिक क्लिनजिंग पोग्रोम, है ना, नरसंहार, जिनोसाइड। अच्छा चलो, और कुछ नहीं है इसमें। टाउटेड का मतलब होता है एडवर्टाइज्ड, जिसको आप बार बार सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बोलते हो ना, वो होता है टाउटेड। कह रहा है द रोहिंग्या हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ होम्स इन राजस्थान एंड हरियाणा। कह रहा है रोहिंग्या लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला गया है, ड्राइव आउट ऑफ किया गया है, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कहाँ से, उनके घरों से, राजस्थान और हरियाणा के अंदर। और क्या हुआ इनके साथ, स्टिग्मेटाइज्ड बाय लोकल अथॉरिटीज़ एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। इनको स्टिग्मेटाइज भी किया गया है। स्टिग्मेटाइज करने का मतलब होता है किसी को डिफेम करना, किसी के साथ में कोई नाम जोड़ देना, है ना, किसी को किसी तरह के, समझ गए ना, दायरे में बांध देना। तो इनको डिफेम करके, इनको यूँ समझ लो ना, किसी की लांछन लगा के, लांछन लगाया गया इनके ऊपर लोकल अथॉरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा। और ये कौन है, हु अक्यूज दैम ऑफ क्रिमिनल एंड इवन टेररिस्ट इंटेंट। कह रहे ये वो अथॉरिटी एजेंसीज हैं जो अक्यूज़ करती हैं इन लोगों को क्रिमिनल और यहाँ तक कि आतंकवादी जो है इरादों का, इंटेंट का। तो इस तरीके से इनको परेशान किया गया इंडिया के अंदर। रोहिंग्या की वर्ब है हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ, दूसरी वर्ब है हैव बीन स्टिग्मेटाइज्ड। हैव बिन यहाँ भी लगा हुआ है, दूसरी बार इसको रिपीट नहीं किया गया। हु की वर्ब है अक्यूज, हु आया एजेंसीज और लोकल अथॉरिटीज़ के लिए। अच्छा चलो, अक्यूज़ के बाद में ऑफ आता है, आप ऑलरेडी जानते हैं। अक्यूज, चार्ज, ब्लेम, कॉन्विक्ट, एक्विट और एक्सोनरेट, ये 5-6 वर्ब्स हैं जो कि किसी अपराधी को पकड़ने और उसको बाइज्जत बरी करने से रिलेटेड है। तो इन सब के बाद में ऑफ लगाना है, और बस सिर्फ याद ये रखना है, चार्ज के साथ में विद लगाना है, ब्लेम के साथ में फॉर आता है, और एक्सोनरेट के साथ में फ्रॉम को प्रिफर किया जाता है। फॉर आ जाता है, फॉर में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। एक सेकंड रुक जाओ, बड़ा कर दूँ इसको मैं, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स को इस तरीके से याद रखा जा सकता है, फिक्स प्रेपोजिशंस को। अक्यूज़ का मतलब है आरोप लगाना, चार्ज का मतलब है आरोप लगाना, ब्लेम का मतलब है आरोप लगाना, कन्विक्ट का मतलब है आरोप को सिद्ध करना, है ना, ब्लेम को प्रूव करना, एक्विट और एक्सोनरेट दोनों का मतलब है बाइज्जत बरी करना। तो ये सब अपनी अपनी फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं, याद रखनी है आपको। बढ़े आगे, चलो आगे कह रहा है न्यू दिल्ली हैज़ ऑल्सो, रुको पेन कहाँ गया, खो गया ना। कह रहा है न्यू दिल्ली हैज़ ऑल्सो फेल्ड दस फार टू प्ले इट्स रोल एज अ रीजनल लीडर। कह रहा है नई दिल्ली इस फेल हो गया है, अभी भी नाकामयाब रहा है अभी तक, दस फार। और किस काम में, प्ले करने में, अपनी भूमिका को निभाने में, अपने रोल को एक रीजनल लीडर के तौर पे। और कहाँ पे, इन कन्विंसिंग म्यांमार टू प्रोवाइड इट्स सिटीजन्स होम्स एंड अश्योरेंस ऑफ सेफ्टी। ये काम है कन्विंस करने में, मनाने में म्यांमार को कि वो प्रोवाइड करे अपने सिटीजन्स को एक तो घर, और दूसरा सेफ्टी की अश्योरेंस, सुरक्षा की, हिफाजत की भरोसा। कह रहा है और
इन ब्रोकरिंग डायलॉग बिटवीन ढाका एंड निपिडाव टू इंश्योर देयर रिटर्न। और ब्रोकर करने में डायलॉग को, ब्रोकर का मतलब होता है बीच में एजेंट बनना, दो लोगों के बीच में बातचीत करवाने का काम करना। तो डायलॉग को, बातचीत को करवाने में ढाका और निपिडॉव के बीच में, ताकि इंश्योर किया जा सके, इनके रिटर्न को सुनिश्चित किया जा सके कि घर ये लौट सकते हैं। आगे बात समझ में, लंबा सेंटेंस है, इतना तो समझ गए ना। अब आगे का देख लो, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है अबाउट 1 मिलियन रोहिंग्या लिव इन बांग्लादेश एंड एस्टिमेटेड 40,000 इन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान हाउस अबाउट 7 लाख बिटवीन देम। तो इतने रोहिंग्या यहाँ पे रहते हैं। बांग्लादेश में रहते हैं 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, कहाँ गया 1 मिलियन 10 लाख, इंडिया में 40,000 है, अरेबिया और पाकिस्तान दोनों में है 7 लाख, इन दोनों के बीच में है ना, आधे इधर होंगे आधे उधर होंगे। Care in absence of long-term measures to resolve the issue, the government could at last, as Mr. Puri suggested, provide the helpless community better living conditions। सिंपल सेंटेंस है। कह रहे ना मौजूदगी में, एब्सेंस में, और किसके, किसी भी लॉन्ग टर्म मेजर्स के, भाई इनको घर देंगे, मकान, गाड़ी, बंगला, ये लंबे लंबे मेजर्स लॉन्ग टर्म छोड़ दो। कह रहे ये तो होने नहीं वाले। कह रहे इनकी एब्सेंस में जो ऐसे भी मेजर्स आ सकते थे, कह रहे इनकी, इन कदमों की जो है अनुपस्थिति में, और ये वो कदम हैं जो रिजॉल्व करने के लिए हैं, सोल्यूशन लाने के लिए हैं इस इशू को। तो कह रहे हमारी गवर्नमेंट को ना कम से कम ये काम तो कर ही लेना चाहिए, कुड एटलीस्ट प्रोवाइड, जैसा कि मिस्टर पुरी ने भी सजेस्ट किया है। और क्या प्रोवाइड करें कि इस हेल्पलेस कम्युनिटी को, इस अनफॉर्चुनेट कम्युनिटी को बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करें। और कब तक, अंटिल देयर फ्यूचर इज सिक्योर्ड, जब तक उनका भविष्य सिक्योर नहीं हो जाता है। तो नौकरी ना दे सकते हो, कुछ और बड़ा नहीं कर सकते हो, तो कम से कम इनको बसा करके अच्छी लिविंग कंडीशन तो दे ही सकते हो, जो मिस्टर पुरी करना चाह रहे थे। गवर्नमेंट की वर्ब है कुड प्रोवाइड, मिस्टर पुरी की वर्ब है सजेस्टेड, फ्यूचर की वर्ब है इज सिक्योर्ड। सिंपल सेंटेंस, सिंपल आर्टिकल। आ जाओ जल्दी से अपने क्विज पे। चलो, अब ये अपना क्विज है, 5 क्वेश्चन है आपके सामने, कोशिश करो आंसर करने की। फर्स्ट में आपसे पूछा है इक्विवोकल, अनइक्विवोकल, वेग, कैटेगोरिकल या एम्बिवेलेंट। 5 में से 4 में से कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट होगा। अब एम्बिवेलेंट और वेग आए नहीं, लेकिन बहुत बार आ भी चुके हैं, है ना। आज के आर्टिकल में नहीं आए तो क्या हुआ, आते तो है ना आपको ये वर्ड्स। तो सही वर्ड को सही तरीके से यहाँ पे आपको यूज़ करना है। सेकंड वाले में आपसे पूछा है कंसीडरिंग वर्ब के बाद में क्या यूज़ करोगे, रेजिंग, राइजिंग, टू रेज या टू राइज। तो राइज और रेज के बीच का डिफरेंस आज नहीं करवाया है, लेकिन आपको ऑलरेडी आता है। चलो, दोनों के आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा है, वहाँ से चेक कर लेना। थर्ड में आपको पूछा है ट्रांसफॉर्म को टू यूज़ करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। तो देख लेना, इसमें सो दैट आ चुका है, नॉट भी आ चुका है। अब देख लो, है ना, नोट यहाँ पे आया, नोट यहाँ नहीं आया। एक्चुअल में नोट यहाँ आना चाहिए, वो वाला नोट नहीं है, ये नोट अलग है, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से आपको ट्रांसफॉर्म करना है टू को यूज़ करके। करने की कोशिश करो, बाकी तो आंसर में लिखा हुआ है सही आंसर। फर्स्ट कमेंट में आंसर में मैंने इसका सही आंसर डाल दिया है। लास्ट में 4 और 5 में 2 एरर्स मिलेंगी। एरर्स कहाँ मिलेंगी, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पहली एरर मिलेगी कॉन्विट के साथ में जो सही प्रपोजिशन यूज़ होनी थी उसके लिए, और दूसरी एरर मिलेगी आपको नेगेटिव एडवर्ब के शुरुआत में आ जाने की वजह से जो सेंटेंस में होता है। हिंट आपको दे दी है, आंसर्स को चेक कर लो। फर्स्ट कमेंट, पिन कमेंट इसी वीडियो के नीचे। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का। तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की तो वक्त रहते कोर्सेज को बाय करके एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन किया करो। लास्ट मोमेंट पे कोर्स लेने से कुछ नहीं होता है। एग्जाम से 4-6 महीने पहले अपने आप को प्रिपरेशन को टाइम दो, है ना। कुछ अभी चल भी रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं आपको। 15 अगस्त पे फ़ायदा ले सकते हैं उनका कूपन लगा के। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस नंबर पर टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।